सो हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य कौशिक ए आदि भैया। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग टॉपिक की जो कि आपकी ज्योग्राफी की गहराइयों की शुरुआत करेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी के प्रॉपर जो डेप्थ्स है ना, उनकी स्टेपिंग स्टोन है ये चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है द रिसोर्सेज। तो क्या है भैया ये रिसोर्सेज? ये सब कुछ हम आज की क्लास में समझेंगे एंड ऐसा समझेंगे कि वन शॉट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो भैया आज एसएसटी जिसके आगे एक दिल लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसएसटी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एंड आपको अगर पसंद नहीं है तो मैं यहां आ गया हूं आपका एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट बनाने। दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी पॉजिटिव नोट, इसी खुशी के साथ आज की इस अमेजिंग सी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? टॉपिक्स क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले समझेंगे कि बेसिकली ये रिसोर्सेज भैया होते क्या हैं। फिर हम क्या बात करेंगे, व्हाट इज अ रिसोर्स। भैया यहां पे मैं आपको दूंगा एक सुपर डेफ डेफ बोले तो भैया सुपर डेफिनेशन दूंगा आपको। क्या दूंगा? सुपर डेफिनेशन। आम डेफिनेशन सब बच्चे लिखते हैं, आप लिखोगे सुपर डेफिनेशन। फिर बात करेंगे व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स। क्या है जो किसी चीज को रिसोर्स बनाता है। यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू, भैया ये क्या है? अरे अभी नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, बताऊंगा। फिर बात करेंगे टाइम एंड टेक्नोलॉजी की कि भैया उनका रिसोर्स पे क्या असर होता है। फिर बात आएगी टाइप्स ऑफ रिसोर्स की, है ना। फिर उसमें कौन कौन से टाइप आएंगे? पहला आएगा नेचुरल, फिर ह्यूमन मेड, फिर आएगा ह्यूमन रिसोर्स एंड लास्ट में हम बात करेंगे कंजर्वेशन करने की, जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ मजेदार, चटपटे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हैशटैग सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली भैया सिंपल सी बात है, इस क्लास के बाद, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद तुम्हें किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने एग्जाम में फोड़ के आओगे, तोड़ के आओगे, ये वादा है। ठीक है, शुरू करते हैं भैया। क्या है ये रिसोर्स? क्या है ये रिसोर्स? अभी अभी ध्यान से सोचो। अभी आप इस वीडियो को इस फोन में देख रहे हो ना। मैं यहां पे इस बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं ये पेन भी यूज कर रहा हूं। अपने आसपास और आपको क्या है, शायद एक बुक रखी होगी या एक रफ कॉपी रखी होगी। नहीं रखी तो फट से ले आओ यार, रखी है ना। अब आपके आसपास क्या है? आपके आसपास दीवारें हैं, टेबल है, बेड है, चेयर है, घर की सारी चीजें हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ रिसोर्स है दोस्तों। एवरीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, हर वो चीज जो हमारे लिए किसी ना किसी तरह यूजफुल है, वो क्या है? एक रिसोर्स है। क्या ये इतना सिंपल है भैया? अरे इतना ही सिंपल है यार। ऑल्दो ये चैप्टर थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, ऊपर लेवल पे सिर्फ ये एक ही लाइन रहेगी, बार बार एक लाइन बार बार रिपीट करेंगे कि भैया जो चीज क्या है, यूजफुल है, जो चीज यूजफुल है वो एक रिसोर्स है। तो क्या मैंने एक तरह से आपको पूरे चैप्टर का सीक्रेट कोड बता दिया? हाँ बता दिया। यही बेटा क्या है, सीक्रेट कोड है चैप्टर का, कि रिसोर्स वर्ड वहीं से निकलेगा जहां से यूजफुलनेस। कोई चीज अगर हम यूज कर पा रहे, हमारे लिए यूजफुल है, तो वो रिसोर्स है। अब इसकी और चीजें देखते हैं ना, और बाकी क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिख रहा है? एक प्लांट दिख रहा है। इस प्लांट से हम क्या लेते हैं? ये प्लांट हम CO2 को एब्जॉर्ब करता है और बाहर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। उसके अलावा ये सुंदर भी लगता है हमारे घर में, हम सुंदरता के लिए रखते हैं बेसिकली, तो है ना। तो भैया ये क्या है? ब्यूटीफुल भी है। ब्यूटीफुल का बढ़िया मैंने नया सिंबल सीखा है, टे 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 टे। हाँ तो देखो ये क्या है भैया? ब्यूटीफुल भी है। उसके बाद ये बुक्स है। ये बुक्स हमें क्या दे रही हैं? ये बुक्स हमको नॉलेज दे रही हैं। क्या दे रही हैं बेटा? नॉलेज दे रही हैं। चैप्टर्स वगैरह आप इसी से पढ़ते हो। ये फोन तो भैया अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल हो गया या बहुत सारे काम हैं जो आज हम इस फोन से करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये रिसोर्स है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल ऑफ दीज कम्स फ्रॉम?
कभी हमने सोचा है कि ये सारी चीजें कहां से आई जो हम यूज करते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फोन्स हो, ये सब कहां से आते हैं, है ना? कभी नहीं सोचा हमने। मेनी ऑफ देम कम्स फ्रॉम नेचर। इनमें से बहुत सी चीजें कहां से आती हैं? नेचर से आती है, हमें नेचर से मिलती है। जैसे ये क्या है? ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिला है। बुक्स किससे बनती हैं? बुक्स हमारे पेपर से बनती है, और पेपर किससे बनता है? वंस अगेन प्लांट से बनता है। तो अगेन नेचर हो गया। फिर भाई फोन की बात करें, फोन किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है, सेमीकंडक्टर चिप से बनता है, मेटल से बनता है। मेटल नेचुरली एग्जिस्ट करता है, हमने मेटल नहीं इन्वेंट करा, कुछ हमने करे, कुछ हमें एग्जिस्टिंग मिले। तो क्या कह रहे हैं? many of them comes from nature, some of them are created by human, हमने कुछ बनाए भी हैं, and others are made useful through the knowledge and technology, और कुछ को हमने यूजफुल बना लिया विद हेल्प ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। हमने कैसे बनाया? खुद सोचो कि भाई अगर हमको पता ही नहीं होता, अगर हमको पता ही नहीं होता कि कैसे हम पेड़ से, एक पेड़ की लकड़ी से पेपर बदल सकते हैं, उसको पेपर बना सकते हैं, तो क्या कभी हम बुक्स तक पहुंचते? नहीं पहुंचते ना। यस, तो यही चीज है कि हमने अपनी नॉलेज को यूज करा, हमने अपनी साइंस को यूज करा, हमने अपनी स्किल्स को यूज करा, और हमने चीजों को यूजफुल बना लिया। तो ये भी लिखा है। सो भैया ऑल दीज यूजफुल थिंग, ये सारी यूजफुल चीजें, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैनमेड हो, इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं रिसोर्स। तो ये तो हो गए भाई बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप अब आपको रिसोर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एनीथिंग, चाहे वो मैन मेड हो, इंसानों ने डेवलप करा हो, रिसर्च करके बनाया हो, टेबल, चेयर, जितनी चीजें आसपास दिख रही, या फिर वो नेचुरली एग्जिस्टिंग चीजें हो, जैसे कि पेड़ पौधे, है ना, ये सब भी क्या है? ये सब भी हमारा रिसोर्स है। ये सब कुछ रिसोर्स है, सब कुछ जो हम यूज करते हैं वो रिसोर्स है। गुड। तो अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, भैया क्या सवाल आना चाहिए? वो ये आना चाहिए कि अगर ये रिसोर्स है तो रिसोर्स क्या नहीं है? है ना भैया, आपने बोला सब रिसोर्स है, कुछ तो होगा जो रिसोर्स नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सही आंसर हमें इस सवाल पर जाना पड़ेगा। यह सवाल क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी रैंडम चीज को रिसोर्स बनाती है? समझाता हूं विद एग्जांपल। अब ये क्या है दोस्तों? ये एक बॉटल है, राइट? इस बॉटल में, पानी की बॉटल में पानी भरा हुआ है, और इस पानी को हम पीते हैं। तो ये क्या है? एक रिसोर्स है। ऑब्वियसली आप कहोगे भैया ये तो रिसोर्स है भाई, काम आती है, बहुत बढ़िया है, इसमें चीजें स्टोर करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस एग्जाम्पल को बड़े प्यार से समझना। सडनली क्या होता है कि इस बॉटल में यहां से नीचे जो साइड है, मैं ये बॉटल काट देता हूं, नीचे से मैंने काट दी। क्या अब ये आपके किसी काम की है? किसी भी काम की है? नहीं काम की है ना। तो अब ये रिसोर्स नहीं रहा, कि हमारे लिए इसकी यूजफुलनेस खत्म हो गई, हमारे लिए इसकी यूजफुलनेस खत्म हो गई। और इसी यूजफुलनेस के लिए बेटा एक बेटर टर्म है जिसको हम सोशल में यूज करते हैं, जिसे कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो एनीथिंग दैट हैज अ यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, एंड वो हमारे ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसको रिसोर्स कहते हैं। समझ आया? उसको रिसोर्स कहते हैं। ये क्या है बेटा? ये भैया सुपर डेफिनेशन है। ये अगर डेफिनेशन आपने लिख दी पेपर में तो हर टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। दिस इंक्लूड्स नेचुरल थिंग्स। इसके अंदर नेचुरल चीजें आती हैं जैसे लैंड, वाटर, सनलाइट। मैनमेड चीजें आती हैं जैसे कि मशीनें, बिल्डिंग्स, इवन पीपल व्हेन दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल। क्या लिखा है भैया? इवन पीपल। भैया पीपल यानी कि लोग भी क्या है? एक रिसोर्स है जब वो अपनी नॉलेज को यूज करते हैं। तो ये भी हो गया। अब सवाल आपका फिर आएगा, भैया आपने कहा था कि हम तो ये बता रहे थे कि क्या है जो किसी चीज को रिसोर्स बनाती है, वो है यूजफुलनेस। तो रिसोर्स क्या नहीं है, इसका एग्जाम्पल दो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है ना जहां पे ऑल्दो सारी चीजें हमारे आमने सामने हैं, सारी चीजें, हम पहाड़ पौधे सब यहां से ही देख देख के हमने ज्योग्राफी सीखी। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते टाइम इमेजिन नहीं करेंगे ना चीजें, तो आपको ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, बेहद बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको इस पूरी क्लास में, इनफैक्ट मेरे साथ आप जितना समय बिताओगे उसमें मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आपका दिमाग इमेजिनेशन से भर जाए एंड क्लास हो जाए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखो भाई, क्या
ट्रीज, अपने दिमाग में ट्रीज को इमेजिन करो। ट्रीज हमें क्या देते हैं जी? ट्रीज हमें लकड़ी देते हैं, वुड देते हैं। ट्रीज तो बहुत काम करते हैं, बट एक भी काम अगर उसने फुलफिल करा ह्यूमन नीड्स को, तो दैट इज अ रिसोर्स। मजा आ गया, चक दे फटे बल्ले बल्ले। दूसरा इमेजिन करो, सन है। सन हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा? सनलाइट प्रोवाइड करता है, सन की एनर्जी प्रोवाइड करता है। आंख बंद करके सोचो, सन की एनर्जी, धूप पड़ रही है तुम्हारे सर पे, ये क्या है? एक रिसोर्स है। और क्या रिसोर्स है? एक टीचर है जो नॉलेज शेयर कर रहा है। कौन दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? आदि भैया, वेरी गुड। तो भाई वो भी क्या है आपके लिए? एक रिसोर्स है। एक मशीन है जो कि प्रोडक्शन स्पीड अप कर रही है, वो भी क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, तो ये सब रिसोर्स है, एवरीथिंग। रिसोर्स क्या नहीं है? यहां देखो, एक स्टोन, पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ इज नॉट अ रिसोर्स, वो हमारे रिसोर्स नहीं है, अनलेस इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और आर्ट। मतलब भैया इसमें भी एक बट लगा दिया। तो भाई रोड पे एक पत्थर पड़ा है, तुम रोड से जा रहे हो, तुम्हारे लिए किस काम का? किसी काम का नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि सडनली तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, अब तुम भाग रहे हो, तुम्हें पत्थर दिखा, तुमने पत्थर उठाया एंड ऐसे कुत्तों की तरफ दिखाया, मारा नहीं, मारना नहीं चाहिए डॉगीज को, दिखाया। अब कुत्ते डर गए और भाग गए। अब तुम्हारे लिए वो पत्थर क्या बन गया बेटा? रिसोर्स बन गया, क्योंकि उसकी तुम्हें यूटिलिटी मिल गई, तुम्हें उसका यूज केस मिल गया ना, यूजफुल हो गया तुम्हारे लिए। इसीलिए लिखा है कि भाई पत्थर किसी काम का नहीं है, अनटिल, हो सकता है वो किसी कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया जाए या फिर किसी आर्ट में यूज कर लिया जाए, तो तब पत्थर का भी काम आ जाएगा और वो भी क्या बन जाएगा? एक रिसोर्स बन जाएगा। तो भाई बहुत ही मजे से, बहुत ही डीप में, अच्छे से हमने रिसोर्स को समझ लिया। तो हमने बात करी थी यूटिलिटी की। अब इसकी और बेहतर तरीके से बात करते हैं कि ये यूटिलिटी है क्या, यूजफुलनेस कैसे डिफाइन होती है, कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये चीज यूजफुल है, ये चीज नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो देखो भैया, यूटिलिटी जिसे यूजेबिलिटी भी कहते हैं, है ना, ऑफ कोर्स, मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स, यही किसी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाती है। सम हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये समझो, अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन, कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। किन क्राइटेरिया को भैया? देखते हैं। पहला क्राइटेरिया कि इट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, कि भैया वो यूजफुल होनी चाहिए ह्यूमंस को। हाँ भाई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड का, जैसे सोना। सोना, क्या सोना हमारे लिए यूजफुल है? हाँ भाई बहुत है, उससे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना प्रोटेक्शन करते हैं ह्यूमंस। और हम क्या, सोने से तो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सोना तो बहुत यूजफुल है। ह्यूमंस हैव द नॉलेज टू यूज इट, भैया क्या ह्यूमंस के पास नॉलेज है यूज करने की? ये भी जरूरी है। क्या टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है अभी तक उसको एक्सेस करने की? और क्या वो एक्सेसिबल है भी? तब हम किसी को कहेंगे रिसोर्स। भैया अब मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिससे पता चलेगा कि क्या रिसोर्स अभी तक नहीं बन पाया। इट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, इट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, तो ये एक रिसोर्स है। हर चीज जो आप आसपास देख रहे हो वो क्या है? यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। लेकिन मतलब अर्थ से हजारों लाइट ईयर्स दूर, अर्थ से हजारों लाइट ईयर्स दूर, आप सोचो कोई स्टार है ना, या कोई प्लैनेट है, वो प्लैनेट हमारे लिए किसी काम का है? नहीं है। आप ऐसे एक एग्जांपल समझो, मान लो प्लूटो है, ठीक है। अब भाई प्लूटो पे एक लिक्विड मिला हमें, क्या मिला? एक लिक्विड मिला, और ये मिला कैसे हमें? केवल टेलीस्कोप से दिखा हमें, तो हमें पता चल गया ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अब देखो, क्या भैया ये यूजफुल है ह्यूमंस के लिए? ये नहीं है, ये इसकी बात चल रही है। ह्यूमंस हैव द नॉलेज, क्या हमारे पास नॉलेज है इसको यूज करने की? भैया हमें तो पता ही नहीं है ये है क्या, ये लिक्विड है, ये पानी है, ये पेट्रोल है, ये क्या, हमें पता ही नहीं है। तो भैया ये भी क्रॉस हो गया। द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टू एक्सेस इट, भाई क्या टेक्नोलॉजी, क्या ऐसे रॉकेट्स बने जो हमें प्लूटो तक ले जाएंगे? ना, अभी तक बने ही नहीं है, तो यहां भी कट हो गया। और इज इट एक्सेसिबल, क्या वो एक्सेसिबल है, क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है और यूज किया जा सकता है? तो नहीं। तो कैसे, अब आपको समझ में आ रहा है डिटेल में कि क्या है जो रिसोर्स बनाती है, कि भैया वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल होना चाहिए, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर उसके बाद वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। एक्सेसिबल, जैसे आपको इसका एक और बेटर एग्जांपल देता हूं मैं। कौन सा एग्जांपल देता हूं बताता हूं। हाँ, तो देखो भैया, अर्थ का कोर, ठीक है, कभी आपको पता है ना, अर्थ जो है हमारा,
जो हमारा अर्थ है इसके एकदम सेंटर में कोर है। कोर क्या है? हमारे अर्थ का सेंटर पार्ट, जो कि एकदम सन की तरह हॉट है। यहां पे क्या है? लावा है, और इसमें बहुत एक्सेसिव एनर्जी है। क्या है? एक्सेसिव एनर्जी है इसमें। लेकिन ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। वी आर नॉट एबल टू यूज दिस एनर्जी। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, ये एनर्जी हमें बर्बाद कर रही है। जितने भी दोस्तों आपको पता है अर्थक्वेक्स आते हैं, क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं या फिर सुनामीज आती हैं, वो सब का जो मेन रीजन है वो और कुछ नहीं है, वो यही है, कोर। कोर में इतनी एनर्जी है, इतनी गर्मी है, इतना लावा इरप्ट हो रहा है, लगातार एनर्जी फॉर्म हो रही है कि वो क्या करता है? वाइब्रेशंस करता है, और वही वाइब्रेशंस से अर्थक्वेक आ जाता है। तो हमारे लिए भैया क्या ये इतनी एनर्जी क्या हमारे लिए कोई रिसोर्स है? नहीं है, हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि भाई हमारा तो नुकसान कर रही है, हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे इस तक। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम देखो, इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ना। पेट्रोलियम वॉज नॉट अ रिसोर्स, वो कभी एक रिसोर्स नहीं था एंशियंट लोगों के लिए। अब भैया राजा औरंगजेब के लिए, राजा अकबर के लिए, महाराणा प्रताप के लिए क्या पेट्रोल का कोई वैल्यू थी? क्या पेट्रोल की उनके लिए कोई भी वैल्यू थी? नहीं थी ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसका करना क्या है। उनके लिए तो ये क्या है? एकदम कोई कड़वा तेल है, फेंको। बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज इट, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो आज के टाइम पे एक हाईली वैल्यूएबल फ्यूल बन गया। इतना हाईली वैल्यूएबल फ्यूल है कि पूरे पूरे देश की इकोनॉमी चलती है आज के टाइम पे केवल ऑयल से। इतना पावर है एक रिसोर्स के सिर्फ एक्सेसिबल होने में। किसमें? एक्सेसिबल होना। तो इससे पता चलता है कि रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो भैया, यहां तक हमको सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई, यूटिलिटी की बात हो चुकी थी, सॉरी, इकोनॉमिक वैल्यू की। किसकी? इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं। क्या है इकोनॉमिक वैल्यू? भैया एक पॉइंट मैंने आपका छुड़वा दिया था, क्योंकि मुझे वो पॉइंट यहां पढ़ाना था। तो रिसोर्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्स होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक मोबाइल फोन है, और ये क्या है? एक बॉटल है। दोनों का अपना काम है भाई। इससे मैं पानी पीता हूं, इससे मैं फोन करता हूं, इंटरनेट चलाता हूं, सब करता हूं। इसकी कॉस्टिंग काफी महंगी है। ये कितने की आती है बॉटल? शायद 50 या 100 रुपए की। तो एक चीज तो पता चल रही है कि हर रिसोर्स की तो पता नहीं, बट कुछ रिसोर्स की एक इकोनॉमिक, एक क्या, मॉनेटरी, एक पैसों में एक वैल्यू आ रही है। जैसे कि ये बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। यूजफुलनेस की बात डिफरेंट है कि भाई देखो, है तो ये सब रिसोर्स, लेकिन इनकी इकोनॉमिक वैल्यू डिफर कर रही है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। तो इसके बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू इज द वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। क्या है बेटा? वर्थ ऑफ अ रिसोर्स है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर मार्केट प्राइस। इनके टर्म्स में हम क्या कहते हैं? वर्थ है एक रिसोर्स की, वर्थ है। सम रिसोर्स हैव अ डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू। भाई कुछ रिसोर्स है उनकी डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू होती है। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कि भाई बहुत सिंपल है, कि जैसे कि गोल्ड, फिक्स वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू है भैया, कि गोल्ड इतने रुपए के प्राइस पे मिलता है ना। कुछ की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे अदर्स की भैया इमोशनल वैल्यू है, जैसे कि एक सीनरी, या फिर एनवायरमेंटल वैल्यू है, जैसे कि पेड़ों को ना काटना, है ना। पेड़ काट रहे हो आप, उससे क्या बुरा लग रहा है। वहीं पे अगर आप पेड़ एक लगा रहे हो, तो वो सिर्फ एक ये रिसोर्स नहीं कि आपको पैसा देगा, वो इकोनॉमिक सस्ट एनवायरमेंटली भी वैल्यूएबल है, कि भाई हमें अच्छा लग रहा है, हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, इसलिए भी वो एक रिसोर्स है। अगर आप पहाड़ों पे जाते हो, सीनरी को देखते हो, तो वो भी क्या है? एक रिसोर्स है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। इमेजिनरी, इतना इमेजिन करना है बेटा हमको कि हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो गोल्ड, गोल्ड की तो भैया बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, लाख रुपए के आसपास पहुंचने वाला है गोल्ड। जमीन बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू है इसकी। कोल वेरी हाई इकोनॉमिक वैल्यू। वाटर भैया यूजफुल बहुत ज्यादा है, बेहद, लेकिन कॉस्टिंग बहुत कम है, कॉस्टिंग बहुत कम है ना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? बेटा इसका डायरेक्ट आंसर है कि स्कैरसिटी। क्या है? स्कैरसिटी।
स्कैरसिटी मतलब कि कोई चीज कितनी है हमारे मार्केट में, कोई चीज हमारे मार्केट में कितनी है, उसी को कहते हैं स्कैरसिटी। कि भैया अगर मार्केट में गोल्ड बहुत ज्यादा है तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, और अगर कोई चीज कम है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मार्केट में पानी, भाई हमारी दुनिया में पानी बहुत है तो इसीलिए पानी की कोई वैल्यू नहीं है, पानी की कोई वैल्यू नहीं है। इसका बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं तुमको, कहानी सुनो। हुआ क्या, जब आज से 25-30 साल पहले इंडिया में बिस्लेरी कंपनी आई, तो उन्होंने जब इंडिया के सामने ये प्लान रखा, लोग बड़े बड़े लोगों के सामने, कि भाई हम आके पानी बेचेंगे बॉटल्स में, लोगों ने उनको हंसा, उनका मजाक उड़ाया कि पागल हो क्या, पागल हो, इंडिया में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है क्या, इंडिया में फूड भी अपने आप में लोग खा नहीं पा रहे हैं, तुम पानी बेचोगे, कौन खरीदेगा, पानी इंडिया में हर जगह अवेलेबल है, सरप्लस में है, कोई पानी नहीं खरीदेगा। उस बंदे ने, जिसने कंपनी बनाई, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पानी खरीदेंगे। एंड आप आज देखो कि भैया 20 रुपए की बिस्लेरी आज एक अरबों करोड़ों की कंपनी बनाती है। केवल 20 रुपए से शुरू होने वाली ये बिस्लेरी आज अरबों करोड़ों की कंपनी बनाती है। एंड मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं कि आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार पानी को खरीदा होगा, है ना। इनफैक्ट अब जहां मैं रहता हूं यहां पे तो हम हर दिन पानी पीने का जो है उसको खरीदते हैं, उसकी बॉटल, या अगर आपने घर पे आरओ लगवाया है तो वो भी तो आप क्या करवा रहे हो, एक तरह से अच्छा पीने का पानी को खरीद ही रहे हो ना, खरीद ही रहे हो। तो अब हम पानी भी खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है भैया पानी कम हो रहा है, तो पानी की वैल्यू बढ़ रही है। भैया गोल्ड, अगर सोचो हमें कहीं से बहुत सारा गोल्ड मिल जाए तो आपको क्या लगता है, गोल्ड बहुत अमीर हो जाएंगे लोग? नहीं, गोल्ड की वैल्यू ही कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत गोल्ड है, सबके पास है। जो चीज सबके पास है उसकी वैल्यू नहीं है, जो चीज सबके पास है उसकी वैल्यू नहीं है, जो कम लोगों के पास है उसकी वैल्यू है। आप सोचो रोलेक्स घड़ी या रोल्स रॉयस गाड़ी, क्या रोलेक्स की घड़ी या रोल्स रॉयस की गाड़ी इतनी महंगी करोड़ों की क्यों आती है? इसलिए नहीं आती है कि इसमें बहुत अच्छा कुछ काम कर दिया है, वो सारी कंपनियां कर रही हैं। ये इसलिए आती हैं क्योंकि मोस्टली ये क्या लिमिटेड होती हैं दुनिया में, ये क्या है, लिमिटेड है। जैसे भैया जूडियो की अगर आप टी शर्ट पहन के मार्केट में निकले तो आपको 100-150 लोग और मिलेंगे जो कि जूडियो के कपड़े पहने, क्योंकि कॉमन है, सस्ते हैं, सब पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक रोलेक्स की एक घड़ी खरीदी जो पूरी दुनिया में शायद 2 या 3 है, तो भाई आपका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा कि इसने इतनी महंगी घड़ी खरीदी। समझे? तो ये होता है पूरा हिसाब कि कैसे हम चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू लगाते हैं। समझ आ गया? अब इकोनॉमिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सो भैया सब रिसोर्स का एक प्राइस नहीं भी होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वैल्यूएबल हो सकते हैं अदर वेज में। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं रिसोर्स और टाइम का क्या रिश्ता है। क्या बेटा? रिसोर्स और टाइम का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। टाइम जो है चीजों को रिसोर्स में बदल देता है। कैसे बदलता है? देखो, द वैल्यू और यूज ऑफ अ रिसोर्स कैन चेंज ओवर टाइम। हो सकता है विद टाइम चीजें की वैल्यू गिर जाए, चीजों की वैल्यू गिर जाए। हो सकता है चीजों की वैल्यू बढ़ जाए। क्या हो जाए? वैल्यू बढ़ जाए। कैसे होगा? देखो, वॉट मे नॉट बी यूजफुल टुडे, हो सकता है कोई चीज ऐसी है जो आज यूजफुल नहीं है, कैन बिकम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन द फ्यूचर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पेट्रोलियम का। भाई महाराणा प्रताप अकबर के लिए कोई वैल्यू थी इसकी? कोई वैल्यू नहीं थी। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो क्या हुआ? वो बहुत यूजफुल हो गया, एक्सट्रीमली यूजफुल हो गया पेट्रोल। एज सोसाइटी चेंजेस, जैसे सोसाइटी बदलती है, सो डू आवर नीड्स, हमारी जरूरतें भी तो बदल जाती हैं। सो डज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन रिसोर्स, उसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंस जो है सर्टेन रिसोर्स की वो भी बदलती है। एंड आपको मैं सही आंसर दूं इसका सही आंसर क्या है कि भाई टाइम के साथ रिसोर्स कैसे बढ़ता घटता है, उसका इजीएस्ट आंसर है ये जो हमारा अगला टॉपिक है, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। दोस्तों सेम ही चीजें हैं दोनों। टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसमें हम चीजें रिसोर्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि हम नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है, तो अब वो हमारे लिए यूजफुल हो गया। किसी ने सोचा नहीं था आज से 5 साल पहले कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी तक सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वो अब हमारी लाइफ का इतना महज हिस्सा हो जाएगा कि हम घर बैठे बैठे हर 2 मिनट में चैट जीपीटी किया करेंगे। आज हम करते हैं। तो ऐसे चीजें जो आज
यूजफुल नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए, बेहद यूजफुल हो जाए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो भैया टेक्नोलॉजी एंड टाइम, ये दोनों को जब हम साथ में मिलाते हैं, ये दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो रिसोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बदल सकती है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे पेट्रोलियम, वही मैंने बात करी, कई साल पहले किसी काम का नहीं था, आज बहुत काम का। यूरेनियम, एक समय पे यूरेनियम अननोन था, आज इससे पूरी पूरी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। देश एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है जब उनके पास यूरेनियम आ जाता है। समझ रहे हो? कंक्लूजन, अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन द राइट टाइम अराइव्स। क्या है? कोई चीज रिसोर्स तब बनती है जब सही समय आ जाता है, सही टाइम आ जाता है, ताकि ह्यूमंस ह्यूमंस उसे यूज कर पाए। टेक्नोलॉजी का सेम हिसाब भैया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ही तो है टेक्नोलॉजी। टूल्स और स्किल्स को लगा के आप नेचुरल चीजों को और इफेक्टिव बनाते हो। ये हेल्प करता है चीजों को डिस्कवर करने में, प्रोसेस करने में, एनहांस करने में, उसकी यूटिलिटी को। एग्जाम्पल भैया, विंड जो है, आज से 100-150 साल पहले विंड तो उड़ रही थी, विंड तो भैया जब से अर्थ बनी है तब से विंड चल रही है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं था। आज हम विंड को यूज कर पा रहे हैं। आज विंड हमने क्या, किसी ने टरबाइन का, किसी ने क्या करा बेटा, किसी ने एक टरबाइन का इन्वेंशन कर दिया, और अब ये टरबाइन घूम रहा है हवा से। कैसे घूम रहा है? हवा से ये टरबाइन घूम रहा है, जैसे जैसे हवा आ रही है वैसे वैसे ये घूम रहा है, और इसके घूमने से क्या हो रहा है? बिजली जनरेट हो रही है। बिजली जनरेट होके क्या हो रहा है? तार जो है ना हमारे, क्या हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ला रही है। तो भाई मैंने इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बनाया है, आपको पता है मेरी ड्राइंग कितनी शानदार है दोस्तों, तो उसके लिए कृपया मुझको माफ कीजिए। चलो भैया, तो ये तो हमने क्लियरली समझ लिया कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो चीजों को और टाइम के साथ मिला दो तो रिसोर्स की वैल्यू को बढ़ाती है, घटाती है। आयरन ओर बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन ह्यूमन डेवलप फर्नेसेस, मशीन्स टू एक्सट्रैक्ट एंड शेप इट। भैया आयरन ओर जो है ना, आयरन आप सोचो कितना ज्यादा यूज होता है, ये नेचुरल स्टेट में आयरन ओर की फॉर्म में दुनिया में प्रेजेंट है। इस पे हम एक प्रोसेस लगाते हैं। क्या प्रोसेस लगाते हैं भैया? इस पे एक प्रोसेस लगाते हैं जिसे कहते हैं बेटा बेसिक मेटालर्जी, है ना। आप एक चैप्टर भी पढ़ोगे आगे जाके केमिस्ट्री में, मेटालर्जी। तो प्रोसेस का नाम तो मुझे नहीं पता, बट इसको जनरली मेटालर्जी कहा जाता है, जहां पे हम किसी के ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेटल को, हमें आयरन मिला। तो भैया ये जो मेटालर्जी का प्रोसेस है, अगर यही ना होता तो क्या हमारे लिए आयरन इतना यूजफुल होता? नहीं होता, हमें यूज ही नहीं करना आता। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब भैया ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे यहां पे हमने देखा कि कैसे चीजों की वैल्यू समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ गई। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे, हैं इनफैक्ट, जहां पे टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ चीजों की वैल्यू घट गई। क्या हुआ? चीजों की वैल्यू घट गई। बहुत है, बहुत है। जैसे कि भैया कीपैड फोन्स, क्या बेटा? कीपैड फोन्स। तो बेसिकली हर टेक्नोलॉजी थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। कीपैड फोन्स पहले बहुत ज्यादा जरूरी थे, अब क्या है भैया, डिमिनिश हो गए। अब आपको मार्केट में कहीं दिखते नहीं, बहुत ही एक आध कोई दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो हर तरफ टच स्क्रीन फोन्स आ चुके हैं। तो ऐसी ही चीजें हैं, हमारी पुरानी गाड़ियां, हमारे पुराने स्कूटर, ये सारी चीजें आज के टाइम पे क्या है, अपनी वैल्यू लूज करती जा रही हैं, अपनी वैल्यू को लूज कर चुकी हैं, क्योंकि अब इनकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई है। समझ आया? बहुत ही बढ़िया जी। अब अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। भैया कितने तरह के रिसोर्स होते हैं? तो देख भाई, बेसिकली 3 तरह के मेजर रिसोर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, है ना। नेचुरल रिसोर्स मतलब नाम से ही पता चल जाता है, कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि वो रिसोर्स जो कि नेचर से मिलते हैं, हमें नेचर से पाए जाते हैं, जिसमें हमें विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल के लिए भैया एयर हो गया, मिनरल हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स, हमें नेचर से मिलते हैं। मिट्टी हमें नेचर से मिल रही है, पानी, हवा, मिनरल्स, सब कुछ नेचुरल रिसोर्स है। फिर आते हैं ह्यूमन मेड। भैया ये तो ह्यूमन मेड तो पूछो मत, जितनी चीजें इंसानों ने बना डाली टेक्नोलॉजी की मदद से, उसको गिना ही नहीं जा सकता। द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, भैया वो रिसोर्स जो हमने, इंसानों ने नेचुरल रिसोर्स की मदद से बना लिए, उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि भैया बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, ये पेन, ये मतलब टेबल, चेयर, ये बोर्ड, सब कुछ ह्यूमन मेड हो गया।
तीसरा आता है ह्यूमन। ये कुछ विचित्र है। क्या है बेटा? विचित्र है। ये कहता है कि आप, मैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हम सब एज अ ह्यूमन भी हम क्या है? एक रिसोर्स है। क्या है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट आर वी आर ह्यूमन रिसोर्स। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ पीपल। इसका मतलब हमारे शरीर से बात नहीं की जा रही। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर एक रिसोर्स है। तुम घर में अगर पड़े हो और जिंदगी भर पड़े रहो तो तुम बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं होगे। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम ज्योग्राफी, एसएसटी, साइंस, मैथ पढ़ के आगे जाके कुछ अच्छा कर रहे हो एज फॉर ह्यूमन स्पीशीज, तो अब आप एक रिसोर्स हो। अब आप एक रिसोर्स हो क्योंकि आप कर क्या रहे हो? आप अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपनी स्किल्स को यूज करके इस वर्ल्ड में कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज वाई ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। एंड बेसिकली यहाँ पे जिन ह्यूमंस की बात की जा रही है ना, वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी बात हो रही है बेसिकली, है ना। बाकी लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है यार, वो अपने लिए कर रहे हैं ना, वो अपना अच्छा कर रहे हैं, लाइफ अब बढ़िया सस्टेन कर रहे हैं, सब बढ़िया है। बट जिनको हम यहाँ पे एज अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स वो करते हैं कंसिडर, वो क्या है? रिसर्चर्स हैं जो दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन आपको पता है कंपनी में भी जो एम्प्लॉय होते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको ह्यूमन रिसोर्स ही कहा जाता है कि भाई कंपनी का काम करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये कौन है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। और हर कंपनी में आपको पता है एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होता है, जिसका काम क्या होता है? इसको कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा एचआर डिपार्टमेंट। इसका काम क्या है? लोगों को मैनेज करना, कंपनी के नए लोगों को हायर करना, पूरा अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे निकालना, कंपनी का माहौल अच्छा बनाए रखना, ये सब कुछ एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो ये होते हैं 3 टाइप ऑफ रिसोर्स। अब इन एक एक टाइप को हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, इनफैक्ट समझेंगे, मस्त चौकस तरीके से समझ जाएंगे। पहला आता है नेचुरल रिसोर्स। हमने समझा मेनी ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भैया नेचुरल रिसोर्स क्या है? फ्री गिफ्ट है, हमें मिल गए। पानी क्या है? फ्री गिफ्ट है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हवा क्या है? फ्री गिफ्ट है, हमको मिल गई, हम मस्त यूज कर रहे हैं। हमको मिल गई, हम मस्त यूज करते हैं पानी। दीज कैन बी यूज डायरेक्टली, भाई डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में वी हैव टू यूज सम टूल्स, हमें कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, तो ताकि हम उस नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाए बेस्ट पॉसिबल वे में। बेस्ट पॉसिबल वे में बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, बहुत ही सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि भैया आयरन ओर, आयरन ओर क्या है? नेचुरली एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट हम उसको उस स्टेट में यूज नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। हमको उसमें एक प्रोसेस लगाना पड़ा, एक टूल यूज करना पड़ा, मेटलर्जी, उसके थ्रू वो बन गया आयरन। और अब ये जो आयरन बना भाई, ये बहुत बढ़िया है। ये फोल्ड भी, मतलब ये क्या है? इसको हम लिक्विड में पिघला सकते हैं और फिर जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में डाल सकते हैं, और ये इतना हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि ये बिल्डिंग्स तक को होल्ड करे रहेगा। तो इतने पावरफुल चीज है आयरन। तो भैया इसीलिए आयरन बहुत बढ़िया चीज है। भाई नेचुरल रिसोर्स 4 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। क्या बेटा? 4 तरीके के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे, फिर आता है ओरिजिन के बेसिस पे, फिर आता है स्टॉक के बेसिस पे, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो अभी हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स के 4 टाइप होते हैं, उनको समझ लें तो हम आप आगे बढ़ पाएंगे। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज की बात करें तो 2 टाइप के रिसोर्स आ जाते हैं। कैसे? 2 टाइप के रिसोर्स। पहला होता है एक्चुअल रिसोर्स। क्या है भैया ये एक्चुअल रिसोर्स? और दूसरा है पोटेंशियल। अगर आप सोच के देखो इनके नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअल मतलब क्या होता है? असली, असली रिसोर्स को कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। और पोटेंशियल मतलब जो हो सकता है, वही है इसका एग्जांपल। देखो भैया, वो रिसोर्स जो जिसकी क्वांटिटी पता है, क्या? जिसकी क्वांटिटी पता है और जो कि भैया प्रेजेंट में यूटिलाइज हो रहा है, उसको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। सब इसके एग्जांपल हैं। ये पानी की बोतल, एवरीथिंग जो आज हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, वो है एक्चुअल रिसोर्स। एंड पोटेंशियल क्या हो गया भैया? जिसकी ना क्वांटिटी का आता पता और ना वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दोस्तों, इज इट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट? नो, अभी यूज नहीं हो रहा। दिस इज क्योंकि भैया हमारे पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं। जैसे भैया गैसेज ऑन प्लूटो,
या फिर लिक्विड, तो ठीक है इस बार गैसेस ले लेते हैं। गैसेस ऑन प्लूटो प्लैनेट पे, भैया प्लूटो प्लैनेट पे गैसेस हैं, वो प्लैनेट की गैसेस हमारे लिए किसी काम की नहीं है अभी। पोटेंशियली वो रिसोर्स बन सकती हैं कि भाई कभी हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंच गई कि हम प्लूटो पे चले गए, तो हो सकता है वो गैस इतनी पावर रखें कि वो हमारे पूरे मतलब पावर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दें, हो सकता है। तो वो पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। और एक्चुअल रिसोर्स क्या है भैया, जो एग्जिस्ट करता है, जो यहां पे है, एवरीथिंग दैट वी यूज अराउंड राइट नाउ इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। ये क्वांटिटी वाले वर्ड पे कंफ्यूज मत होना कि भैया किसकी पानी की क्वांटिटी हमें नहीं पता, अरे कोई बात नहीं, सिर्फ एक वर्ड में समझो। अगर अभी यूज कर पा रहे हो तो वो है एक्चुअल रिसोर्स, अगर अभी नहीं यूज कर पा रहे पर पता है कि हो सकता है फ्यूचर में इसको यूज कर पाए, जैसे मार्स, पोटेंशियल रिसोर्स कि भैया मार्स पे कॉलोनियां बन रही हैं, अभी तक पूरी बनी नहीं है पर पता है बन जाएंगी, तो हम आ जाके रह भी सकते हैं, बिल्डिंग भी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है ना। अब तो इलॉन भैया ने उसको थोड़ा रियलिस्टिक बना दिया, तो शायद वो अब एक एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। बट कॉन्सेप्ट एकदम हमको चौकस क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल मतलब जो अभी यूज हो रहा है, पोटेंशियल मतलब जो अभी यूज नहीं हो रहा है। हुआ क्लियर? अगला बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पे, तो भैया ए बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक, ये तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं। ए बायोटिक मतलब भैया नॉन लिविंग रिसोर्स, नॉन लिविंग जैसे भैया सोइल हो गया, वाटर हो गया, रॉक हो गया, तो भैया मिट्टी जिसमें जान नहीं है, पत्थर जिसमें जान नहीं है, वो सब क्या है? ए बायोटिक रिसोर्स है। फिर आते हैं भैया बायोटिक रिसोर्स, क्या है भैया? जो लिविंग है, जैसे कि भैया प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, तो भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो ऐसे रिसोर्स, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। वैसे तो नाम से समझ में क्या आता है हमें, है ना, क्या समझ में आता है हमको? लिखा है री न्यू एबल, क्या लगता है आपको इसका मतलब क्या होगा? एक वर्ड आ रहा है न्यू, एक वर्ड आ रहा है एबल, और एक वर्ड आ रहा है री। तो री मतलब अगेन, है ना, दोबारा, तब री यूज करते हैं। न्यू मतलब नया, कि भैया दोबारा, अगेन, नया। एबल मतलब हो पाना या बन पाना, तो मैं लिखता हूं बन पाए। तो क्या मतलब निकल के आया? अगेन को हम हिंदी में लिखते हैं दोबारा। क्या आया मतलब? दोबारा नया बन पाए, उसे कहते हैं रीन्यूएबल, दोबारा नया बन पाए। अगर मैं इसके आगे लगा देता हूं बेटा नॉन, नॉन रिन्यूएबल, तो जो दोबारा यहां पे एक वर्ड आ जाएगा ना बन पाए, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो देखा हमने कैसे मतलब समझा। अब आप इसको और अच्छे से कैसे समझोगे? इस डेफिनेशन के साथ। तो दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जैसे कि सोलर एनर्जी, सॉइल या फिर फॉरेस्ट, भैया ये क्या है? बार बार रिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि पानी का भी क्या, पानी सोलर एनर्जी है, बहुत है, कभी खत्म नहीं कर पाओगे, बेहद है। सॉइल है, मिट्टी की कोई खत्म नहीं हो रहा। फॉरेस्ट है, काट भी दिए चलो कोई बात नहीं, उनको 10-15 साल दो, वो दोबारा उग जाएंगे, 10-15 साल में उग सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं भैया? जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, भैया इनका स्टॉक अगर एक बार खत्म हो गया, एक बार अगर इनका स्टॉक खत्म हुआ, तो एटलीस्ट मिलियन साल, 1000 साल, मिलियन साल इनको लग जाएंगे, तब ये दोबारा बनेंगे। एंड तब तक तो भैया हमारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, तो क्या फायदा? तो इसीलिए हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? इसको हम नॉन रिन्यूएबल, कि भैया ये रिन्यू नहीं कर सकती हमारी जनरेशन, तो एटलीस्ट, इनफैक्ट हमारी आने वाली 20-25 जनरेशन भी नहीं कर पाएंगी, और ज्यादा हजारों साल की बात चल रही है। मिलियंस ईयर्स लगते हैं जब कोल को बनने में, है ना, कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर अब वापस थोड़ी है हमारे पास। यहीं पे कुछ चीजें आपकी जो रिन्यूएबल है उनमें भी ध्यान रखना है कि भैया ऑल्दो कि पेड़ काटो तो पेड़ उग जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी तेजी से पेड़ काटोगे कि पेड़ बचे ही ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो शायद वो भी बहुत जल्दी एक क्या बन जाएगा?
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, जहां पे लिखा है सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ ऐसे हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी से कोई फर्क, कितना यूज करो, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, खूब यूज करो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि भैया पानी, जैसे कि सॉइल, जैसे कि फॉरेस्ट, ये ऐसे हैं जिनको स्टॉक असर पड़ता है कि भाई अगर आपने इसको यूज नहीं करा, खत्म कर दिया, तो आपको 40-50 साल वेट करना पड़ सकता है फिर से आने में। पानी खत्म कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं सेव वाटर, पीने का पानी बहुत कम है हमारे पास। सॉइल बहुत जल्दी खत्म हो रही है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इन सारी चीजों का ह्यूमन एक्टिविटीज से थोड़ा बहुत असर पड़ता है, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आता है लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये सोच रहे हो भैया यार ये तो बहुत सारे हो गए, कंफ्यूजन हो रही है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करके ही जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। ये पढ़ो, उसके बाद बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भैया दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक होता है यूबीक्यूशियस, यूबीक्यूशियस, और दूसरा होता है आपका लोकलाइज्ड। कैसा बेटा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब भैया एक ही जगह पाया जाता है। कहां पे? एक ही जगह। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भैया। एक ही जगह पाया जाता है। और उबिक्यूशियस मतलब जो सब जगह पाया जाता है। इतना सिंपल है ये, जो सब जगह पे पाया जाता है, वो हो गया हमारा यूबिक्यूशियस। तो भैया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, इजीली एक्सेसिबल, और जनरली कोई इसकी कमी नहीं है। एग्जाम्पल एयर, कई ऐसी जगह है कि भाई एयर बस यहां मिलती है हवा। हमारे गांव में तो हवा है, यहां तो हवा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, हवा हर जगह है। सनलाइट सब जगह है, वाटर सब जगह, मोस्ट एरिया। भैया आप देखो, सनलाइट अगर आपको भैया मैं अंटार्कटिका में रहता हूं, मुझको तो सनलाइट नहीं मिल रही, तो यार आप एक्सेप्शन हो ना, मोस्ट ऑफ द अर्थ पे तो मिलती है, तो हम मोस्ट की बात करते हैं। अब वैसे ही क्या, अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया है यार। एक सेकंड रुको दोस्तों, इसको जरा थोड़ा छोटा कर दिया जाए, बहुत बड़ा लिखा होगा ना। ये सही है, एक ही जगह पाया जाता है, वाह वाह वाह, सुंदर लग रहा है ना। छोटा हो गया तो इसको भी छोटा कर देते हैं। तुम भी बेटा छोटे हो जाओ, बहुत बड़े लिखे हो। ये ठीक है, सब जगह पाया जाता है। कलर बदल दें इसका दोस्तों, हरा कर दें, या फिर ये सही है कलर, इसके साथ भी ऐसे ही कुछ किया जाएगा। टुक 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 टुक। इसका भी कलर नीला। अब ठीक है, ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। नोट्स में आपको ऐसा मिलेगा, अब सुंदर लगेगा। अब देखो भैया, तो भैया पेन भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कलर ये ले लेते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स कौन से हो गए? जो कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं वर्ल्ड की। ऑफन इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? या तो माइनिंग करने की, जमीन खोदने की और एक्सट्रैक्शन करने की, और ये लिमिटेड होते हैं सप्लाई में, सप्लाई इनकी लिमिटेड है। एग्जाम्पल देखो भैया, पेट्रोलियम हर जगह नहीं पाया जाता। गल्फ कंट्रीज किसे कहते हैं बेटा? आपको पता है क्या होता है गल्फ कंट्रीज? बहुत बड़ा लिख रहा हूं, छोटा लिखता हूं थोड़ा। गल्फ कंट्रीज ये वो कंट्रीज होती हैं जहां पे ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑयल या फिर आप पेट्रोलियम कह सकते हो, दोनों। क्रूड ऑयल होता है एक्चुअली वैसे तो ये, बट इसी से पेट्रोलियम बनता है। तो दीज आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज। तो इसे कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। समझ आ गया? अब इसका और कोई एग्जांपल दे दो भैया, और कोई एग्जांपल दे दो। बहुत इजी है भाई, देख बहुत इजी है। जैसे कि रेड सॉइल, रेड सॉइल पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, प्लेटोज में मिलती है ना। या फिर आपकी ब्लैक सॉइल हो गई। तो ये जो डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो भाई ये तो थे सारे नेचुरल रिसोर्स। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं ह्यूमन मेड रिसोर्स पे, हम एक चार्ट बनाएंगे। हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे जो कि आपके लिए माइंड मैप का काम करेगा, और आप सारे नेचुरल रिसोर्स के टाइप को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ ये चार्ट आप मिलके बनाओगे। सबसे ऊपर आता है दोस्तों क्या?
हमारा हेडिंग जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स, यहीं पे लिखते हैं, फिर ऊपर खिसका दूंगा इसको, NATUR, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब इसको उठा के हम यहाँ चिपका देते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है भैया, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया एकदम, बहुत शानदार। अब देखो, अब हम पहले, बहुत जरूरी है कि यहां से यहां तक की एक लाइन बनाए। रुको दोस्तों, एकदम सुंदर लाइन होनी चाहिए ना हमारी भाई, लाइन अगर सुंदर नहीं होगी तो फिर तो मजा नहीं आएगा। तो देखो, नेचुरल रिसोर्स के हमारे कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। तो एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। अब हमें इसको 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, हाँ जी। अब 4 टाइप कौन कौन से थे हमने, आपको याद है क्या, आपको याद है, मेरे साथ फटाफट मुझे एक एक करके 4 टाइप बताना। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, बेस्ड ऑन यूज एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमने आखिरी कौन सा पढ़ा था भैया, आखिरी कौन सा हमने पढ़ा, बेस्ड ऑन कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवीजन करा हमने। उससे पहले हमने बेस्ड ऑन क्या पढ़ा था, ओरिजिन, कि भैया बेस्ड ऑन स्टॉक रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। और उससे पहले हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि भैया बायोटिक है, एबायोटिक है, ये वाला। तो ये 4 टाइप थे, यही 4 टाइप तो थे। अब इनको भी थोड़ा छोटा कर दिया जाए क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा बन गया है, 10, बहुत ही शानदार। हाँ जी, तो ये अब हमारा रेडी है। अब हम अपने 4 टाइप को जरा मेंशन कर देते हैं, कौन कौन से 4 टाइप थे हमारे, इस नीले कलर से, सुंदर सुंदर कलर से एक बार देख लें। हाँ, डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्या है, ये क्या गड़बड़ हो रही है, पहला है हमारा डेवलपमेंट एंड यूज, दूसरा है दोस्तों हमारा ओरिजिन, फिर तीसरा है हमारा दोस्तों स्टॉक, और चौथा है हमारा जो हमने क्या पढ़ा, हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो था, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ। अब हम आगे और लाइनें बना देते हैं कि भैया हमको पता है, अब डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे हमने इसको कितने टाइप में डिवाइड करा, पेन से ही बना देता हूं। डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे हमने 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया। कौन सा किया, एक तो था आपका एक्चुअल रिसोर्स और एक पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल और पोटेंशियल, था कि नहीं था, हाँ भाई, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड किया क्या, एक भैया बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। स्टॉक के बेसिस पे हमने डिवाइड किया क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने क्या डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया पहला कि भैया लोकलाइज्ड और दूसरा उबिक्विशियस। अब इनको जरा लिख दिया जाए, सुंदर सुंदर ग्रीन कलर से हम लिखेंगे। डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे हमने करा कि भैया एक्चुअल रिसोर्स, ये तो मोटा हो गया थोड़ा सा। तो पहला था दोस्तों हमारा एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा था दोस्तों हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। ये चार्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने नेचुरल रिसोर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पे। फिर ओरिजिन के बेसिस पे हमने करा था तो 2 थे, कौन से, एक तो था बायोटिक यानी कि लिविंग, और दूसरा एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। फिर तीसरा स्टॉक के बेसिस पे तो आपका हो जाता है एक तो रीन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ना, सिंपल नॉन
रिन्यूएबल। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो हमने पढ़ा था, एक तो था लोकलाइज्ड और दूसरा था दोस्तों यूबीक्यूशस, QUOTOUS। तो देखा दोस्तों कैसे हमने एक पूरा चार्ट बना के अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को रिवाइज कर लिया। ये पूरा चार्ट आप भी यूज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आप इसको अपने रिवीजन प्रोसेस के लिए बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए। मैं इसको ऊपर यहां बढ़ा देता हूं, अब आपको एकदम मस्त बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पूरा बढ़िया चार्ट। अब हमारे केवल दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। क्या? एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्स और अगला कि भैया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स बहुत सिंपल है कि सारे नेचुरल सब्सटेंस जिनको हमने कन्वर्ट करा है अपने ओरिजिनल फॉर्म से किसी ऐसे फॉर्म में जिसको हम बेहतर यूज कर पाए, वो क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो एवरीथिंग, चाहे वो आयरन हो, आयरन भैया सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्स बना। आयरन और was not a resource, भैया रिसोर्स नहीं था until लोगों ने सीखा नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करना। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी भी तो एक रिसोर्स है, चैट जीपीटी एक रिसोर्स है, साइंस, कंप्यूटर साइंस जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब रिसोर्स है, क्योंकि इनकी मदद से हम और बेहतर रिसोर्सेज को बना पा रहे हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, है ना भाई? ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, क्या भैया? पीपल यूज नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इंसान ही तो चीजों को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को लगा के, स्किल्स को लगा के, टेक्नोलॉजी को लगा के, इसीलिए उनको कंसिडर करा जाता है एज ह्यूमन रिसोर्स। हमको कंसिडर करा जाता है एज ह्यूमन रिसोर्स। इसमें दो चीजें हेल्प करती हैं, एक तो भैया एजुकेशन, क्या? एक तो एजुकेशन और दूसरा दोस्तों हेल्थ। ये दोनों हमें एक बेहतर वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल जो है, ये बॉटल और अच्छी कैसे हो सकती है? इसका साइज बढ़ा दो और ये हल्की हो जाए, ये पानी को गर्म रखे। क्या है? हमने जैसे जैसे इसकी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सिमिलरली एज अ ह्यूमन, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी अकल अच्छी है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम एक बेहतर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो, जब मतलब आप सोचो कि जब लोग जॉब करते हैं, किसी की सैलरी लाखों में है, किसी की सैलरी करोड़ों में है और किसी की सैलरी कुछ हजारों में है। वाई इज देयर सच ए डिफरेंस कि किसी को भैया 2 LPA का ऑफर मिलता है, 2 लाख पर एनम का, किसी को 20 लाख पर एनम का ऑफर मिलता है, इवन किसी को 2 CR पर एनम का ऑफर भी मिल जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर वैल्यू। कि भैया जो बंदा 2 लाख पर एनम का काम करेगा, कंपनी की वैल्यू उसके लिए उतनी ही है, कंपनी उसकी उतनी वैल्यू लगा रहा है। यहां पे उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है कि भैया ये बंदा इतनी वैल्यू डिजर्व करता है। और भैया जिसको 2 करोड़ कंपनी दे रही है, इसका मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, वो बहुत ज्यादा कंपनी के लिए बेहतर काम करेगा, कंपनी को बहुत पैसे कमा के देगा, तब उसको ये ऑफर दिया जाता है। तो इसीलिए उसकी जो वैल्यू है भैया वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि IIT से बहुत बड़े बड़े करोड़ों के ऑफर किसी एक या दो बच्चों को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करा है जिसको अगर कंपनी ने अपना लिया तो वो और करोड़ों के बिजनेस करेंगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आया? तो इसीलिए हम एक ह्यूमन रिसोर्स हैं और हमारा वैल्यूएबल होना हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ पर डिपेंड करता है। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources known as human resource development। तो भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? कि भैया हमारी स्किल्स को, हमारी क्वालिटी को बेहतर बनाना, इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। जैसे अगर आप अभी ये क्लास देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही कर रहे हो बेटा, है ना? आप अपना डेवलपमेंट ही कर रहे हो पढ़ के, एजुकेशन के थ्रू, तो आप भी डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट में आ जाता है। क्लियर हुआ? कंजर्विंग रिसोर्स। अब एक बहुत जरूरी चीज आ जाती है कि रिसोर्स के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया, टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, कौन सी चीज रिसोर्स बनाती है, सब समझ लिया। अब रिसोर्स को बचाना बहुत जरूरी हो गया। इंसानों की जो हरकतें हैं उसके बाद रिसोर्स को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसी को बेटा रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, कि चीजों को केयरफुली यूज करना और उसे टाइम देना कि वो क्या कंजर्व, वापस से रिन्यू हो पाए।
इसी के लिए एक बहुत बढ़िया चीज आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या वर्ड है सस्टेनेबल, ये क्या वर्ड है, का क्या यूज है? ये ऐसा डेवलपमेंट है जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंट की नीड्स का ख्याल तो रखते ही रखते हैं, उसको फ्यूचर नीड्स का ख्याल भी रखते हैं। मतलब अगर आप पानी यूज कर रहे हो तो ऐसे यूज करो कि भैया आप तो यूज करो ही करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पैसे की लालच में और ग्रीड में हम इतना यूज कर रहे हैं बेहिसाब कि हमें मतलब ही नहीं कि हमारे आने वाली जनरेशन को पानी भी मिलेगा पीने के लिए कि नहीं, कि उन्हें हजारों करोड़ों रुपए देके पानी खरीदना पड़े, क्या पता। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे हम कल की परवाह करते हुए आज की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, आप आंसर में कुछ तो लिखोगे, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर जान की आपको परवाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्लांट्स है या कोई, मतलब हम क्या इंसान बेहिसाब किलिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है, उसमें हजारों जानवरों को किल किया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डाई करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स डाई, क्योंकि भाई उनके नेचुरल हैबिटेट को आपने खत्म कर दिया। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो वाइटैलिटी है भैया, फर्टाइलनेस है, अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ इतनी स्पीशीज पाई जाती हैं, उसको खोना नहीं है हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना डेवलपमेंट करा कि स्पीशीज ही खत्म कर दिया आदि। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कम से कम करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को आज मजाक में लेते हैं, किस में लेते हैं, मजाक में लिया जाता है एनवायरमेंट को, लेकिन हमें नहीं लेना, क्योंकि यही एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है, और रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, भैया हर कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी एनवायरमेंट का ध्यान खुद रखना है। हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं, हम अपने एनवायरमेंट की सफाई खुद नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कौन है जिम्मेदार उसके लिए। भाई घर के तो जिम्मेदार हम ही हैं। तो इसका जो रीजन है ना वो सिंपल है कि भाई इंसान बहुत ही ज्यादा मोर्टल है। इंसान की लाइफ कितनी है भैया, 70 से 90 साल, ये भी ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, आजकल तो एवरेज बहुत ही कम चल रही है, तो एक एवरेज जिंदगी है। ठीक है, इसमें से भी वो 20-22 की एज तक तो उसको अकल ही नहीं होती, 20 से उसको थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू होती है। मतलब अभी आपकी क्लास में आपको, आपके पास इतनी पावर्स नहीं है ना कि आप घर के डिसीजन ले लो। डिसीजंस इंसान अपनी लाइफ के लेने लगता है 18 से 20 की एज में, कह सकते हैं। अब 20 के बाद से लेके 55 ये 60 तक ही उसको मजे से जीना है, उसके बाद तो एज हो गई, फिर तो वो कैसे भी जिए। तो 20 से लेके, यानी कि ये जो 35-40 साल है, क्या है ये जो 35 to 40 ईयर्स हैं, इसमें इंसान सोचता है कि भैया मैं ही क्यों सोचूं, अरे मैं ही क्यों ध्यान रखूं, कोई और रखेगा, मैं तो चुपचाप अपनी जिंदगी जीऊं मजे से, मुझे क्या, मैं राजा बाबू बन के रहूं। हर व्यक्ति यही सोच के जीवन में आगे बढ़ जाता है, जिंदगी काटने की कोशिश करता है, और वो सोचता है क्या करना है एनवायरमेंट का, भाड़ में जाए एनवायरमेंट, मैं खुश रहूं भाई, बच्चे बच्चे अपना देख लेंगे खुद, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी है भैया कि हम इंश्योर करें कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली यूज करें, डाइवर्सिटी अर्थ की कंजर्व करे रहें, और डैमेज जो है, जो नेचुरल रिसोर्स को हम कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करा जाए। समझ आया, उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करा जाए। अब आ गया है दोस्तों टाइम, चैप्टर हमने चकाचक खत्म कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाए, जो क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और ऊपर बढ़ा देंगे, एंड आप पेपर के लिए हो जाओगे एग्जाम रेडी। एक्सप्लेन, मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब भैया ये सारे 3 स्टार क्वेश्चन है, सारे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया जस्ट पढ़ के आए, करेक्ट, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने तुरंत डाला। पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको कैसा आंसर फॉर्म करना है ये समझते हैं। देखो भाई, रिसोर्स कंजर्वेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज, कैसे, केयरफुली। भैया केयरफुली कॉन्सेप्ट को यूज, रिसोर्स को यूज करना, इसी को क्या कहते हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन, ताकि वो खत्म ना हो जाए क्विकली। द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड रिसोर्स, फ्यूचर जनरेशन को भी तो चाहिए, बट इफ वी कीप यूजिंग देम एट अ फास्ट पेस, अगर हम उन्हें बहुत तेज यूज करते रहेंगे वो खत्म हो सकते हैं, दे मे एंड अप। दस
posing problems for the future, और उनके लिए प्रॉब्लम होगी. We should use resource in such a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for the future. और इसी कॉन्सेप्ट को कि ऐसे यूज करना कि हमारी नीड्स भी फुलफिल हो, फ्यूचर की भी नीड्स फुलफिल हो, हमारी भी हो, फ्यूचर की भी हो, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यही था इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख के जरूर आना, पूरे मार्क्स तुम्हें गारंटीड मिलेंगे. क्या बोलते हो, क्लियर हुआ? अगला सवाल, भैया ह्यूमन बींग्स रिसोर्स क्यों है? देख भाई, ह्यूमन बींग्स आर इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स. इकलौती, वी आर द स्मार्टेस्ट स्पीशीज हैं भैया. हम पूरे अर्थ पे स्मार्टेस्ट स्पीशीज तो हम ही हैं. स्पीशीज, SPECIES, तो भैया हम ही स्पीशीज हैं सबसे ज्यादा स्मार्ट. तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, अपनी इंटेलिजेंस से ये रियलाइज करें कि किसी चीज की यूटिलिटी क्या है. क्या दे कैन यूज देयर इंटेलिजेंस टू रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज का यूज. हैड देयर बीन नो ह्यूमंस, अगर सोचो कोई ह्यूमंस ना होते, द रिसोर्स वुड नॉट हैव बीन रिसोर्स. कोई रिसोर्स ही नहीं होता. मोस्टली जो नेचुरल मिल गए वो ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एंड दे प्रूव यूजफुल टू ईच अदर, और एक दूसरे के काम आते हैं. भाई एक माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के काम तो आते ही है ना. हाँ, आप कहोगे रिश्तेदार नहीं आते हैं, बट सोसाइटली वो काम आते हैं, राइट? वो आप समझ जाओगे. They prove useful to each other. For example, a postman renders us an important service. भैया पोस्टमैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करता है, तो वो भी एक रिसोर्स है कि नहीं? अगर मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं, एक रिसोर्स हूं ना आपके लिए. आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं दिख रहा हूं, ये रिसोर्स है. आप स्कूल जाते हो, टीचर पढ़ाता है, वो भी रिसोर्स है. आप स्कूल किससे जाते हो, मे बी वैन से जाते हो, साइकिल से जाते हो, वैन से जाते हो, तो वैन वाले भैया भी एक रिसोर्स है आपके लिए. तो ये इसी तरीके से ह्यूमन एक रिसोर्स है. उसके बाद आता है अगला सवाल, हाउ रिसोर्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली. भैया रिसोर्स क्लासिफिकेशन का बेसिक फंडा मैं आपको बताता हूं. ये देखो, है ना, ये तो हमारा है ही, लेकिन मैं इसी को एक बार क्या करता हूं, कॉपी करता हूं. तो कॉपी करके भैया कहीं आया भी है, हाँ आ जाओ, आ गया. ये देखो, अब मैं ये वाला क्वेश्चन ड्रॉ करके ही क्लियर कर दूंगा तुम्हारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताइए भैया. अरे ये क्या हो गया, सीधा कर दो इसको. हाँ, अब हमको जरा इसको छोटा करना है, छोटा करें इसको. हाँ, तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्स, इसको नीचे कर दिया जाए. हाँ जी भाई, अब देखो ध्यान से ये क्या होता है सिस्टम. देखो भैया, नेचुरल रिसोर्स तो है ही एक रिसोर्स, इसके अलावा और भी हैं. एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स और एक हो गया क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो सबसे आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं रेड कलर में. तो ये हो गया हमारा दोस्तों ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है. और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, खुद में जो कि हम हैं, हम खुद में क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स हैं भैया. हम एक खुद में ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम भी तो एक रिसोर्स हैं. हम अपने आप को थोड़ी भूल सकते हैं, अभी तो हमने समझा. तो ये हो गए दोस्तों टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो अब हम सबसे ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, मतलब एकदम मोटा मोटा लिख सकते हैं, बढ़िया. क्या लिख सकते हैं, ये है दोस्तों रिसोर्सेज. तो ये थे मल्टीपल रिसोर्सेज के टाइप. क्या आपको 100% क्लियर हो गए? एकदम 100% क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया. अब हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन रह गया है आज का, उसको भी डिस्कस करते हैं एंड क्लास ओवर हो जाएगी हमारी. कि लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी के सिग्निफिकेंस पे हमें लिखना है कि कैसे वो किसी चीज को एक रिसोर्स में बदल देती हैं. तो हमने पढ़ा था इसको अच्छे से. आंसर कैसे फ्रेम होगा, ऐसे होगा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मेकिंग सब्सटेंस रिसोर्स. पहला तरीका होता है जो क्वेश्चन में उसी लाइन को चेप दो, आंसर बढ़िया लिखने का पहला तरीका. तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग सब्सटेंस रिसोर्सेज. इसके आगे लगा दो एज, बिकॉज, कुछ भी. विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी डेवलप
जैसे जैसे एज टेक्नोलॉजी डेवलप वी बिगिन टू डिस्कवर न्यू वेज। भैया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है हम नए वेज डिस्कवर करते हैं टू मेक लाइफ बेटर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के। इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंस विच वर यूजलेस टू अस एज अर्लियर, कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक हमारे लिए क्या थी, यूजलेस थी पहले, वो अब जरूरी हो जाती हैं। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल था। एन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी गिव अस अ न्यू रिसोर्स, अगर इन्वेंशन हो जाता है नया रिसोर्स मिलता है, जैसे चैट जीपीटी। तो एन एग्जांपल इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये टेक्नोलॉजी ने क्या करा, वाटर को या एयर को एक रिसोर्स बना दिया। एक्चुअली दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक टरबाइन का यूज होता है ना, एक पंखा यूज होता है। जब ये पंखा घूमता है गोल गोल पानी के इसके ऊपर गिरने से तो एनर्जी बनती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा हवा का भी होता है, जब हवा आती है और वो घूमते हैं विंडमिल तो फिर पंखा घूमता है और एनर्जी बनती है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे विंड और पानी भी हमारे लिए रिसोर्स बन गए इसकी मदद से, टाइम एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त। एंड आज हमने एकदम वन शॉट में पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है रिसोर्स। इससे बाहर आपसे कोई कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूं। एंड अगर आप यहां तक पहुंचे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आज एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।